मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट के लिए तारीख घोषित कर दी गई है। 25 मई को जो है 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री ये परीक्षा परिणाम जारी करेंगे। कितने बजे ये जो है रिजल्ट आएंगे, क्या जो है इसकी पूरी प्रोसेस होती है, परीक्षाएं खत्म कब हुई थी, और अगर बात की जाए तो कितने बच्चों ने जो है इस बार 10वीं और 12वीं में अटेम्प्ट किया है, इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ने जा रहे हैं इंदौर से हमारे सहयोगी राहुल वाविकर जी के साथ। उनके साथ मौजूद रहेंगे विस्तार से बात करने के लिए मनोज मिश्रा जी और रवि उमेश जोशी जी। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, एमपी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी हैं, आपसे विस्तार से बात करेंगे उनसे इस विषय को लेकर। तो आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे सहयोगी राहुल वाविकर जी के पास। राहुल जी, कल जो है 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की घोषणा की जाना है, कितनी बजे जो है अगर बात की जाए ये नतीजे आ जाएंगे, और अगर बात की जाए तो कितने जो बच्चे हैं, पूरे एमपी बोर्ड को लेकर बात की जाए तो कितने बच्चों ने जो है इस बार 10वीं और 12वीं में अटेम्प्ट किया था? देखिए, आपको बताएं कि लंबे इंतज़ार के बाद में अब मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है वो इन 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के रिज़ल्ट जो है वो जारी करने जा रहा है। कल ही बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन अधिकृत रूप से सामने आया है। उन्होंने अपने वेबसाइट पर अपलोड किया है, जिसमें 25 मई की जो तारीख है वो इसके लिए तय की गई है। दोपहर करीब 12:30 बजे जो प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं इंदर सिंह परमार, वो इस रिज़ल्ट का ये कहें कि उनको जारी करेंगे। 10वीं और 12वीं दोनों के ही रिज़ल्ट जो है वो शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी किए जाएंगे। और काफ़ी ये कहें कि एक लंबा इंतज़ार रहता है बच्चों को, चूँकि 10वीं की जो परीक्षा है वो 1 माह से शुरू होकर 26 मार्च तक चली थी, और उसके बाद जो 12वीं की परीक्षा है वो 2 माह से लेकर 5 अप्रैल तक चली थी। तो ऐसे में एक लंबा अरसा जो है वो करीब 1 सवा महीने से ज़्यादा का समय जो हो गया है इन परीक्षाओं को संपन्न हुआ है। उसके बाद ही जैसे जैसे परीक्षाएँ होती गई थी दीपिका, उसके बाद से ही मूल्यांकन कार्य जो है वो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शुरू कर दिया था। आपको बताया कि 3 चरणों में ये जो मूल्यांकन कार्य है वो संपन्न किया गया। जो जैसे जैसे पेपर कंप्लीट होते जा रहे थे उसके एक सप्ताह के बोर्ड ने इस तरह से चार्ट जो प्लान था वो चेकआउट किया था कि 3 चरणों में अगर ये मूल्यांकन कंप्लीट किया जाता है तो जल्द से जल्द परिणाम जो है वो घोषित करने की स्थिति में माध्यमिक शिक्षा मंडल होगा। और अब चूँकि अंतिम तिथि आ गई है, ऐसे में जो बच्चे हैं वो बेसब्री से इस रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, चूँकि काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष होता है बच्चों के करियर के लिहाज से। अगर बात करें 10वीं के जो बच्चे हैं उनको सब्जेक्ट चुनना होता है, और जो 12वीं के बच्चे हैं वो अपने उच्च शिक्षा के लिए तैयार होते हैं, कॉलेज में जाने के लिए तैयार होते हैं, उच्च शिक्षण संस्थानों में उनको एडमिशन लेना होता है। तो ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ष ये होते हैं दोनों 10वीं और 12वीं बोर्ड के। तो ऐसे में पूरे प्रदेश भर के जो बच्चे हैं वो इस रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे का वो पल रहेगा जब प्रदेश के शिक्षा मंत्री ये रिज़ल्ट जारी करेंगे। रिज़ल्ट किस तरह से रहेगा, अगर हम इंदौर की बात करें दीपिका, तो ये आपको बता दें कि तकरीबन 90,000 के आसपास बच्चे जो हैं 10वीं और 12वीं दोनों बोर्ड में शामिल हुए थे, और इसमें तकरीबन 43,000 बच्चे जो है वो 12वीं बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि 10वीं बोर्ड की जो बच्चों की संख्या है वो ज़्यादा थी इस बार 12वीं बोर्ड की, लेकिन जो 90,000 का एक आंकड़ा है उसके लिए जो मूल्यांकन कार्य है वो पूरे प्रदेश स्तर में किया गया था। संभागीय स्तर पर जो कॉपियां हैं वो एक दूसरे के यहाँ पर चेक होने के लिए गई थी। इंदौर में भी जो एक नोडल सेंटर है मालव कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, वहाँ पर कॉपियों का मूल्यांकन हुआ था, और तकरीबन 1.5 महीने तक ये मूल्यांकन कार्य चला था। अब चूँकि परीक्षा के परिणाम की घड़ी आ गई है, तो ऐसे में बच्चे क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह का पूरा परीक्षा पैटर्न रहा था, परीक्षाएँ किस पैटर्न पर सम्मिलित की गई थी, उसके लिए हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो संगठन मंत्री हैं रवि उमेश जोशी, वो हमारे साथ में मौजूद हैं। इसके अलावा इसी संगठन के जो कोषाध्यक्ष हैं मनोज मिश्रा जी, वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। हम सबसे पहले रवि जी से बात करेंगे। रवि जी, ये जो पूरा परीक्षा परिणाम अब चूँकि अंतिम समय है, कल परीक्षा परिणाम घोषित हो जाएंगे, किस तरह की उम्मीद लग रही है आपको? क्योंकि 2 साल जो थे वो कोविड के गए थे, उस समय पैटर्न थोड़ा सा अलग था, लेकिन इस बार का जो पैटर्न है उसको पिछले साल के पैटर्न की तरह ही रखा गया। तो इस बार क्या उम्मीद आप कर रहे हैं, किस तरह का रिजल्ट रहेगा ये? सर्वप्रथम तो जो बच्चों ने साल भर मेहनत की उनका कल परिणाम आने वाला है। 10th और 12th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को मैं एमपी बोर्ड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और इंदौर की तरफ से बधाई देता हूं कि उनका परिणाम अच्छा रहे।
और उम्मीद करता हूं कि पिछले सालों के मुकाबले इस बार का परिणाम जो है वो बेहतर रहेगा। पिछली बार 59 पॉइंट समथिंग 10th का और 72% 12th का परिणाम रहा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो शासन की रीति नीतियां और NEP 2020 के मुताबिक इन्होंने जो चेंजेस किए हैं, जिसमें कई सारे सब्जेक्ट्स में गवर्नमेंट ने जो है सिलेबस घटाया और बच्चों को सुविधा प्रदान की। एक बात आपको ये भी बता दूं, जानकारी में होगी कि सोशल का जो है सब्जेक्ट था उसमें इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी हिंदी में लिखने की। तो ये जो मोदी जी का जो मंत्र है कि क्षेत्रीय भाषा पे जो जोड़, उस कड़ी में एक आगे पहल की है सरकार ने, जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। और मैं चाहूँगा कि इस घड़ी में हमें पेरेंट्स को भी बच्चों के साथ में खड़े रहना चाहिए। और गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं जिसके बारे में MP बोर्ड स्कूल एसोसिएशन भी बच्चों को हमेशा गाइड करता रहता है। और पेरेंट्स को भी ये हम सजेशन देंगे कि बच्चों के ऊपर मार्क्स के ऊपर फोकस ना करें। परिणाम चाहे कुछ भी रहे, बच्चा हमारा है, जीवन यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है। यहाँ से बच्चे को समझाएं कि जीवन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो बच्चों के साथ में अगर पेरेंट्स खड़े रहेंगे तो मैं निश्चित ये समझता हूँ कि बच्चा अपने जीवन में, चाहे मार्क्स में नहीं, लेकिन जीवन में वो ऊंचाइयाँ अचीव करेगा जो उसके नेचर में है। उसके पास जो प्रतिभा है उसको निखार कर पेरेंट्स को आगे लाने में मदद करना चाहिए। आपने जैसा कहा कि पिछली बार तकरीबन 60% बच्चे जो हैं वो 10वीं में पास हुए थे और करीब 72% बच्चे जो हैं वो 12th में पास हुए थे। तो 10वीं का जो रिज़ल्ट कम आया था, इस बार आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं कवर अप होगा, क्योंकि जो पैटर्न इस बार का जो तय किया गया था उसमें तकरीबन 40% क्वेश्चन जो थे वो ऑब्जेक्टिव टाइप थे। हाँ, इसमें जो था कि मार्क्स डिवाइड किए थे और MCQ के आधार पे MCQ के क्वेश्चंस इस बार बढ़ाए थे, जो कि बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और मैंने फिर वही बात कहूँगा, जो NEP के तहत शासन को करना चाहिए वो शासन ने किया। और उसके परिणाम में हमें ये लगता है कि बच्चों को जो परीक्षा का डर और जो पढ़ाई से डर होता है एक एवरेज स्टूडेंट को, क्योंकि MP बोर्ड के अंदर जो होता है एक मध्यम परिवार या निचले स्तर का परिवार अपने बच्चों को अध्यापन कराता है और वही लोग आगे जाके देश और दुनिया को लीड करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जो नीतियाँ जो हो रही है, बदल रही है, वो एक मध्यम वर्गीय और निम्न स्तर के बच्चों को लेके जो बनाई जा रही है, तो वो एक स्वागत योग्य है। और इसके अकॉर्डिंग मैं समझता हूँ कि बच्चों का रिज़ल्ट बेहतर आएगा पिछले सालों के मुकाबले। और अगर उसमें परिणाम में अगर बच्चों को ऐसा लगता है कि कुछ बच्चों को हो सकता है कि उनके आशानुरूप परिणाम नहीं आए, तो मैं उनको ये सजेशन देना चाहूँगा कि आगे गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत आप इसी साल में बचे हुए सब्जेक्ट में, रिमेनिंग सब्जेक्ट में अपनी एग्ज़ाम दे के आप अपने साल को बचा सकते हैं। तो उसके लिए बच्चे हतोत्साहित ना हो और आगे अपने जो है इस संघर्ष के सफ़र को, अपने इस उन्नति के रास्ते को जारी रखें। आपने जो योजनाओं की बात की कि जो बच्चे अगर अपने रिज़ल्ट से खुश नहीं हैं या ये कहें कि अनुत्तीर्ण हो गए हैं, पास नहीं हो पाए हैं, उनके लिए शासन की जो रुक जाना नहीं योजना है, उसका कितना आप असर देखते हैं? या ये कहें कि पिछले कुछ सालों के अगर परिणाम हम देखें तो ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इस योजना का लाभ लेने में कामयाब भी हुए हैं? बिल्कुल, आप इसका प्रतिशत उठा के देखेंगे तो बहुत सारे बच्चों ने इसमें रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत अपने फॉर्म फिल किए थे और अपने जीवन का एक साल जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, और स्पेशली निम्न वर्गीय बच्चों के लिए जिनके माता पिता कैसे करके उनको पढ़ाई कराते हैं। मेरे सामने बहुत सारे उदाहरण आते हैं हमारे एसोसिएशन में। कलेक्टर साहब हमें कहते हैं कि ये बच्चा गरीब है तो आप इसके स्कूल फ़ोन करके कहिए कि इसको कोऑपरेट करें, और हमारे MP बोर्ड के स्कूल के सभी संचालक इस मामले में तत्पर रहते हैं। जो नीडी है उसको हमेशा सपोर्ट किया है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो ये योजनाएं हैं इसमें बच्चे को डेफिनेटली लाभ होता है और उसका साल बचता है। जी। तो दीपिका, आपको बताएं कि रुक जाना है योजना जो है वो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पिछले कई सालों से चलाई जा रही है, और ये एक मौका देता है ऐसे बच्चों को जिनको या तो सप्लीमेंट्री आई है या फिर वो पास नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे बच्चे जो है वो इस परीक्षा में या इस योजना के तहत इस जो होने वाली जो विशेष परीक्षा है उसमें शामिल होते हैं और कहीं ना कहीं उनको अपने रिज़ल्ट में सुधार करने का एक अवसर मिलता है। ये जो पैटर्न है, सेम पैटर्न पे ही ये परीक्षाएं होती हैं, तो ऐसे में बच्चों को बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन चूँकि वो अनुत्तीर्ण हुआ है तो ऐसे में उसको केवल उन बातों पर फोकस करना रहता है जहाँ पर जिस पैटर्न पर जब ये पेपर आया था और उसमें वो ठीक नहीं कर पाया था। हम मनोज मिश्रा जी से भी बात करेंगे। सर, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि किस तरह का ये परिणाम रहेगा? क्योंकि पिछले साल के आंकड़े आपके सामने हैं। ये पिछली बार, चूँकि उसके 2 साल और पहले की बात करें तो कोविड का असर बच्चों पर देखा गया था। पिछले साल का परिणाम थोड़ा सा प्रभावित हुआ था। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? इस बार कोविड के समय की
गवर्नमेंट ने बच्चों को बहुत सपोर्ट किया था। वो किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे तो उनको सबको गवर्नमेंट ने उनका साल बचाने के लिए उनको पास किया। इसको देखते हुए एक अच्छा रिस्पांस बच्चों में एक जागृति भी आई थी कि चलो कम से कम हमारा साल बचा। फिर इस साल बच्चों ने जो पुराना अपना जो उनका कम हो गया था पढ़ाई में स्तर, उसको बढ़ाया है, खूब मेहनत करी है। राहुल जी, और गवर्नमेंट की जो भी नीतियाँ उनको कहीं ना कहीं दी जाती है उससे बच्चों को एक अच्छा मैसेज मिलता है और बच्चे उसमें आगे उन्नति करने के रास्ते खुलते हैं उनके। जी राहुल जी जी, दीपिका। हालांकि जो है कोविड का जो काल देखा था उस समय जो है पढ़ाई में रिजल्ट में कहीं ना कहीं रियायत दी गई थी। उसके बावजूद अगर बात की जाए तो जब मुख्य धारा में फिर से आ रहे थे सभी लोग, तो पिछले साल के अगर रिजल्ट की बात की जाए कहीं ना कहीं प्रतिशत काफ़ी कम रहा था। इस बार जो है अब उस तरह की कोई परिस्थितियां नहीं थी। क्या कोई चुनौतियां फेस की गई है इस दौरान? बच्चों पर इसका क्या असर पड़ा है अगर बात की जाए तो? और साथ ही बात की जाए तो रिजल्ट की जो है प्रोसेस क्या रही है, मूल्यांकन किस तरीके से किया गया है? और जो जिस तरीके से पेपर की बात की थी, कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव जो है प्रश्न ज़्यादा दिए गए थे ताकि बच्चों को ज़्यादा समस्या ना आए, तो इस विषय में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जी। रवि जी, एक सवाल स्टूडियो से आया है कि जैसे 2 साल पहले की अगर हम बात करें, कोविड काल की बात करें, तो उस दौरान बच्चों की जो पढ़ाई थी वो पूरी तरीके से ऑनलाइन हो गई थी। उस दौरान उनको काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा था क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वो टीचरों से संपर्क नहीं कर पाए थे उनकी समस्याओं को लेकर, अगर कोई टॉपिक उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पिछले साल और उसके 1 वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो ये परिस्थितियाँ जो है वो सामान्य हुई हैं। बच्चे प्रत्यक्ष रूप से स्कूल जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस बार के जो परीक्षाएँ हुई हैं उसमें कितना चुनौतीपूर्ण आप मानते हैं कि पूरा परिदृश्य रहा है? साथ ही अगर आप टीचर्स की, क्योंकि आप लोग टीचर एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में बच्चों के साथ ही टीचरों के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा है उनको प्रत्यक्ष पढ़ाने की अगर बात करें तो? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अच्छा सवाल है आपके स्टूडियो से कि कोविड का समय तो पूरे विश्व के लिए चुनौतीपूर्ण था। मैं नहीं समझता हूं कि उससे ज़्यादा कुछ चुनौतीपूर्ण हुआ होगा शिक्षक जगत के लिए और बाकी जो भी विभाग है उन सभी के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि टीचरों को वापस फिजिकल रूप से, टीचर भी खुश थे बच्चों को फेस टू फेस पढ़ाने में और बच्चे भी उतने ही खुश थे, क्योंकि जो फिजिकल पढ़ाई है उसका पूरी दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई विशेष परेशानी वापस से नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि 5-10% उसका बच्चों को वापस मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए टीचरों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ी। कुछ की फ़ीस की प्रॉब्लम है, किसी की कोई व्यवस्था थी, कोई शिफ्ट हो गया था, कई सारी ऐसी फिज़िकल जो समस्याएं थी वो अपनी जगह है। बाकी टीचर को और स्टूडेंट को कनेक्ट करने में वापस से कोई बहुत ज़्यादा विशेष परेशानियां नहीं आई, ऐसा मैं समझता हूँ। इसके अलावा ये भी देखने को मिला था कि जब बच्चे कोविड के काल में पढ़ रहे थे, उस दौरान चूँकि फिजिकल कांटेक्ट नहीं था बच्चों का टीचरों से, ऑनलाइन वो अपनी समस्याएं नहीं झेल पा रहे थे, तो इस बार क्या बच्चों में वैसा ये कहें कि रिस्पांस मिला कि वो ज़्यादा उत्सुकता के साथ में, ज़्यादा एनर्जी के साथ में इस बार पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल ये बात आपकी सच है कि बच्चे उसी एनर्जी के साथ वापस से अपने घर लौटे हैं एक तरीके से और उसी माहौल में, क्योंकि छात्र जीवन में जो पढ़ाई का जो आनंद है, जो बच्चा पढ़ता है और अपने घर से निकल के आता है, उसकी एक अलग दुनिया होती है, उसमें जो बच्चे को आनंद आता है, मैं समझता हूँ हम सभी जो आज अपनी अपनी जीवन की व्यस्तताओं में मस्त हैं, तो आज हम भी उस समय को सोच के आनंदपूर्ण समय में लौट जाते हैं। तो बच्चों के लिए तो बहुत वो पल आनंद हासिल करने वाले हैं। तो बच्चे अपनी उस दुनिया में वापस आके बहुत हैप्पी हैं। ये जो 40% ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे मल्टीपल चॉइस की बात आपने की, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एक कदम ये भी था कि जो बच्चे हैं उनको कम से कम 40% अगर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस वाले मिलते हैं तो उनका पास होना जो है वो सुनिश्चित हो जाएगा? नहीं, न केवल पास होना, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये एनईपी के तहत एक सरकार का बढ़ाया हुआ कदम है जिसमें कि सारे टॉपिक्स शॉर्ट उसमें कवर हो जाएंगे। हम इसको इस दृष्टिकोण से क्यों देखें कि भाई बच्चे को पास होने के लिए, आप देखिएगा कल के रिजल्ट में कई मेरिट होल्डर बच्चे आएंगे और गरीब परिवारों से हैं और जो कि विदाउट कोचिंग जाके बच्चों ने केवल स्कूल के दम पे उन्होंने अपनी प्रतिभा को निखारा है। तो वो एक अपना एक अलग पहलू है, बट इसको हम तो है एनईपी के तहत सरकार का एक बढ़ाया हुआ कदम माने। जिस तरीके से बताया है अभी रवि जी ने यहाँ पर कि जो टॉपर रहेंगे, मोस्टली देखने में आता
है, गरीब परिवारों से संबंधित माने जाते हैं, बिना कोचिंग गए जो है टॉप कर जाते हैं कई बार। अगर मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की बात करें, हालांकि मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े हैं ये पदाधिकारी, लेकिन सरकारी स्कूलों के बच्चे जो है कहीं ना कहीं बाजी मार जाते हैं। टॉप लिस्ट में अधिकांश अगर नाम लिया जाए तो सरकारी स्कूलों के बच्चे टॉप कर जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में सुविधाएं हालांकि दी जाती है, लेकिन वो उस स्तर का रिजल्ट, इस जो रिजल्ट का जो ये अंतर है कहीं ना कहीं अगर इस पर बात की जाए, साथ ही एनईपी का बार बार जिक्र कर रहे हैं, हालांकि अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है उसको पूरी तरीके से, उसके बारे में भी विस्तार से जानना चाहेंगे। रवि जी, हाल के समय में देखने को मिलता था कि जो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं बाजी मारते थे, लेकिन पिछले अगर कुछ सालों की बात करें तो सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं वो भी अब मेरिट लिस्ट में जगह बना रहे हैं, और न केवल मेरिट लिस्ट में जगह बना रहे हैं बल्कि टॉप भी कर रहे हैं। इस बार का क्या अनुमान आपको लगता है? क्योंकि अगर हम बीते कुछ सालों के रिजल्ट पर गौर करें तो आंकड़े तो यही कहते हैं कि सरकारी स्कूलों में पहले प्राइवेट स्कूलों की तुलना में जो स्तर है, शिक्षा का स्तर है, उसमें सुधार आया है। नहीं, देखिए, ये मैं यहाँ पर सरकार और प्राइवेट स्कूल में कोई विरोधाभास वाली बात मैं नहीं कहना चाहूँगा, बट मुझे नहीं लगता है कि पिछले सालों में कोविड के अगर ये साल छोड़ दिए जाएं तो प्राइवेट स्कूल का ही बच्चा जो है एक स्टेप आगे रहा है। और गवर्नमेंट स्कूल का जहाँ तक सवाल है, आप जो बात कह रहे हैं शायद वो 5th 8th बोर्ड के तारतम्य में सही बैठती है, लेकिन आप 5th 8th बोर्ड के उसमें आप ये देखिए कि उसमें जो सरकारी स्कूल का बच्चा आगे ज़रूर है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल के बच्चे के साथ मैं आज ये पूर्ण दृढ़ता से कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल के बच्चे के साथ अन्याय हुआ है। आप देखें 0 मार्क्स आए, तो आप क्या ये उचित समझते हैं कि 0 मार्क्स बच्चा जो रेगुलर स्कूल जा रहा, 100% स्कूल जा रहा, उसको क्या 0 मार्क्स आएंगे? तो 5th 8th बोर्ड की बात अगर छोड़ दें तो मैं नहीं समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूल का बच्चा कहीं, और अगर आता है तो हमें तो खुशी है, गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा अगर मेरिट में आ रहा है तो हमें तो खुशी है, हमारा संगठन उसका अभिवादन करता है, और सरकार की ऐसी योजनाएं आए, हम तो चाहते ही हैं कि सरकार अगर ये दायित्व अगर संभाल ले तो फिर हम इस सामाजिक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को अपना के और उस फील्ड में हम काम करें। हम क्यों चाहेंगे? ये हमारी सभी को शुभकामनाएं हैं। तो दीपिका, ये कहा जा सकता है कि भले प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी हैं, लेकिन जिस तरह से सरकारी स्कूलों के जो बच्चे हैं वो अब टॉप कर रहे हैं, मेरिट लिस्ट में जगह बना रहे हैं, उससे इस एसोसिएशन को कोई परेशानी नहीं है। एसोसिएशन का मानना है कि वो बच्चे की खुद की मेहनत थी और उसी के चलते ही अब अगर वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए भी अगर मेरिट लिस्ट में जगह बना रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक स्वागत योग्य कदम है। बच्चों को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, यही इनकी मंशा है। और रही बात तो जो 5वीं 8वीं का एक जो विवाद जो चल रहा है दीपिका, उसको लेकर भी मानना है एसोसिएशन का कि जिस तरह से कुछ एक कहें कि तकनीकी फॉल्ट कहे या फिर दूसरे कारणों से जो रिज़ल्ट जो ख़राब हुआ है, कई सारे ऐसे स्कूल्स हैं वहाँ पर स्कूल जो रिज़ल्ट है वो 0 हुआ है, सारे बच्चों को 0 नंबर मिले हैं। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी सरकार जो है वो अब जाँच कर रही है, लेकिन फ़िलहाल जो फोकस है स्कूलों का, बच्चों का, वो 10वीं और 12वीं के बोर्ड के जो परिणाम कल आने जा रहे हैं उस पर ही है। और बेसब्री से जो बच्चे हैं जो इन परीक्षाओं में सम्मिलित हुए थे वो अब इस पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट घोषित हो और वो अपना रिजल्ट जी। लेकिन राहुल जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है जहन में आ रहा है, अगर बात की जाए 10वीं के बाद आज के समय में अगर, तो ये देखने में आ रहा है कि 10वीं के बाद जो है डमी करवाया जाता है बच्चों को, कहीं ना कहीं जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर डाल दिया जाता है। 12वीं जो है कई जगह अब प्राइवेट कराई जाने लगी है। वो बड़े स्कूलों की बात की जाए भले, तो ये पेरेंट्स की तरफ से कहीं ना कहीं एक तो मार्क्स का जो है प्रेशर रहता है, साथ ही अब देखने में आ रहा है कि 10वीं के बाद डायरेक्ट जो है प्रोफेशनल कोर्सेज में डाल दिया जाता है। 12वीं कहीं ना कहीं इग्नोर कर दी जा रही है अभी अगर बात की जाए तो। इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप भी, और अगर हम बात करें तो ये पदाधिकारी? देखिए, प्रतिस्पर्धात्मक दौर है, बच्चों के ऊपर पढ़ाई का, नंबर्स का, परसेंटेज का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। अभी एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि बच्चों को 10वीं के बाद सीधे प्रोफेशनल कोर्स में डाल दिया जाता है। 12वीं की परीक्षा जो है उसको एक नॉमिनल कोर्स की तरह, नॉमिनल परीक्षा की तरह लिया जाता है, लेकिन पूरा फोकस जो रहता है बच्चों का वो प्रोफेशनल स्टडीज़ की तरफ जाता है। उनको जेईई नीट की तैयारी जो है उसको कराई जाती है पेरेंट्स के द्वारा। उसको किस तरह से आप देखते हैं? क्या ये इतना प्रेशर डालना बच्चों पर सही है? नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूँ जहाँ तक कि इसको कोई पेरेंट्स प्रेशर नहीं डालता है। आजकल जो साइंस इतना आगे बढ़ गया है तो
तो बच्चे जो अपने संचार माध्यमों से जो दुनिया में क्या चल रहा है वो देखते हैं, तो मन में उनके एक जिज्ञासा होती है कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ ये, तो वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं। और एमपी बोर्ड का तो बच्चा वो बच्चा है जो एक मध्यम वर्ग से आता है, तो अगर कोई चीज़ करना चाह रहा है और उसका पेरेंट्स उसके लिए तैयार है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ गलत नहीं है और उसे करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे हम तो हम कहीं ना कहीं दुनिया में पीछे रह जाएंगे और आने वाली जो एक जनरेशन है तो भारत कहीं ना कहीं एक स्टेप पीछे खड़ा होगा और वो कोई भी नहीं चाहेगा। तो मैं समझता हूँ अगर इस कंपटीशन वाले दौर में अगर हमारा बच्चा किसी भी कंपटीशन को, पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हुए अगर करता है, मुझे याद है मेरे दादाजी कहा करते थे कि केवल डिग्रियां नहीं, हाथ में हुनर भी होना चाहिए। तो ये एक वो हुनर वाली बात है। तो हाथ में अगर हुनर रहेगा तो बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में हो वो अपना जो है भरण पोषण स्वयं का और दो लोगों का और का कर लेगा। तो वो एक स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है कि ये चीज़ होना चाहिए। जो सरकार की एक मेधावी छात्र योजना है जिसके तहत उसको लैपटॉप दिए जा रहे हैं, उसको दूसरी फैसिलिटी दी जा रही है, इसके अलावा जो उच्च शिक्षा के लिए जो सरकार की तरफ से जो मदद दी जा रही है उससे भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि वो हायर स्टडीज़ की तरफ, उच्च शिक्षण संस्थाओं की तरफ, प्रोफेशनल कोर्सेज़ की तरफ जाए। हाँ, ये जो सरकार की योजनाएं हैं तो उसमें मैं थोड़ा सा अपनी बात आपके स्टूडियो के माध्यम से पहुंचाना चाहूँगा कि उच्च शिक्षा के लिए जो इन्होंने अभी शिक्षा मंत्री जी ने अभी जो घोषणाएं की है स्वागत योग्य है। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ अपने एसोसिएशन के माध्यम से, आपके स्टूडियो के माध्यम से बात रखना चाहूँगा कि ना केवल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए गवर्नमेंट ये योजना लाए, बल्कि बच्चे तो सभी सरकार के हैं, वोट तो सरकार को सभी के पेरेंट्स देते हैं, तो सभी बच्चों के लिए मान समान रूप से ये योजनाएं लागू होना चाहिए, ना कि केवल गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए। अब ये देखने में आया है कि उनको 5%, 4% MBBS के अंदर रिजर्व किया जाएगा। तो मैं इसका विरोध करता हूँ एसोसिएशन के माध्यम से कि बच्चा एक समान आंक के सभी बच्चों को एक समान रिजर्वेशन करना चाहिए। कल को दूसरी पीढ़ी ये ना सोचे कि मेरे साथ कोई किसी प्रकार का अन्याय हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि रिजर्वेशन होना चाहिए या पुरस्कृत किया जाना चाहिए किसी न किसी रूप में, तो समान रूप से सभी को किया जाना चाहिए, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। और अगर कॉलेज लेवल पे इस प्रकार की सहायता दी जा रही है तो वो डेफिनेटली बजाय राशन देने के कि 10 साल बाद हमको सरकार को किसी को राशन देना पड़े, उसके बजाय उसी को इतना शिक्षित कर दे कि वो आने वाले 10 लोगों को रोजगार दे, तो ये स्वागत योग्य कदम है। तो दीपिका, ये कहा जा सकता है कि सरकार जिस तरह से रवि जी का भी ये कहना है कि जिस तरह से जो बच्चे हैं प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसका वेलकम किया जाना चाहिए, एक स्वागत योग्य कदम है। क्योंकि बच्चे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, वो कुछ हासिल करना चाहते हैं। इसको इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए, ना कि इस दृष्टि से कि उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर पड़ रहा है। जिस तरह से कॉम्पिटिशन का दौर है, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर वो हायर परसेंटेज लेकर आएगा तो उसको ज़्यादा सहूलियत मिलेगी हायर एजुकेशन में एडमिशन के लिए। लेकिन इतना भी सही है कि वह एक अच्छे करियर की ओर भी बढ़ेगा, हमको इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए, ऐसा रवि जी का भी कहना है। और ये बात सही भी है दीपिका कि जो प्रेशर है वो अपनी जगह ठीक है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं उसको इस तरह का प्रेशर जो है वो झेलना पड़ता है। लेकिन अगर जो बच्चे हैं वो अगर इसके लिए अभी से अभ्यस्त होंगे तो कहीं ना कहीं ये उनके भविष्य के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये जो अब 10वीं 12वीं के परिणाम है, ये काफ़ी कुछ इन बच्चों का भविष्य जो है वो भी तय करेंगे। तो ऐसे में अब ये बच्चे जो है वो बेसब्री से इंतज़ार करेंगे, कल जैसे ही रिज़ल्ट घोषित होगा वो अपना रिज़ल्ट देखेंगे और जो उनके साल भर की जो मेहनत थी उसका क्या परिणाम निकला है वो कल उनके सामने। धन्यवाद राहुल जी हमसे जुड़ने के लिए। और राहुल जी के साथ ही हमारे साथ जुड़े थे रवि उमेश जोशी जी, जो संगठन महामंत्री है मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, साथ ही मनोज मिश्रा जी जो कोषाध्यक्ष है इस एसोसिएशन के। तो यहाँ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश बोर्ड से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की वार्षिक परीक्षाएं दे चुके करीब इंदौर की अगर बात की जाए तो हज़ारों की संख्या में छात्र छात्राओं ने जो है परीक्षाएं दी थी। 25 मई की तिथि जो है निर्णायक साबित होने जा रही है उनके लिए। वर्ष 2022-23 के लिए जो है 1 मार्च से 27 मार्च तक जो है हाई स्कूल की परीक्षाएं आयोजित की गई थी, वहीं 2 मार्च से 5 अप्रैल तक हायर सेकेंडरी एग्जाम्स जो है आयोजित की गई थी, जिनके जो परिणाम हैं 25 मई को घोषित किए जाना है। यहाँ महत्वपूर्ण ये है, साल भर की मेहनत है, यहाँ पर बेसब्री से जो है बच्चों द्वारा जो इंतज़ार किया जा रहा है, कल ये परिणाम सामने आ जाएगा। कहीं ना कहीं ये हम अपील करते हैं आपसे कि अगर परीक्षा परिणाम आपकी मंशानुरूप नहीं आया है, आपकी इच्छा अनुरूप नहीं आया है, तो आप
रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही कई सारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से जो है आप अपना साल बचा सकते हैं। तो अगर आपके मंशानुरूप ये जो है रिजल्ट नहीं आया है तो आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आप दूसरी योजनाओं का लाभ लेके आगे बढ़ सकते हैं। कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसके लिए आपको या आपके पेरेंट्स को पछताना पड़े। डिजियाना न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।